जय वाल्मीकि। अभी जो लास्ट आप सुन रहे थे डॉक्टर सुरेखा सुजाता को, एजुकेशन पॉलिसी पे उन्होंने अपनी बात कही और ज़रूरी यही था पहले कि हम होल पॉलिसीज़ को समझ लेते, और वही डॉक्टर सुरेखा सुजाता ने किया कि उन्होंने पूरा जो पॉलिसी थी उस पूरी पॉलिसी को उसके बिना अभी मेरिट डीमेरिट्स को अलग अलग किए बिना टोटल बताया, और बीच बीच में उन्होंने कुछ बातों पे शंका भी जाहिर की, शंका है और शंका रहेगी, है ना। जैसे उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी में, एजुकेशन पॉलिसी में कोई बराबरी की बात की गई है, इक्वालिटी की। अब इक्वालिटी की बात बहुत ख़तरनाक है यहाँ हमारे देश में जब इक्वालिटी की बात आती है। जैसे अरुंधति रॉय कहती है कि जब कहते हैं ना कि गांव में सब शांति व्यवस्था है, उसका मतलब है कि जो बड़ा बड़ा जमींदार है, जो बड़ा सामंत है, उसका डंडा ठीक चल रहा है। गरीबों पे उसका डंडा ठीक चल रहा है। और बराबरी यहाँ कैसी है? बराबरी का अभी एक मिसाल, जिसको अभी 1 साल हुआ है, 5 अगस्त को JNK की धारा 317 ख़त्म की उन्होंने, बराबरी कह के कि बराबरी करनी है। और कल को बराबरी को लेके ही आरक्षण पे भी कोई सवाल उठ सकता है। इसलिए इनकी बराबरी और उसकी परिभाषा, इसके ऊपर शंकाएं रहेंगी हमारी, और हम ये सारी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और कोशिश हम करेंगे आगे भी कि आगे भी हम जो है और एक्सपर्ट से इकट्ठे बिठा के भी हम और बात करवा सके। थोड़ी सी बातें मैंने दोनों जो रिसोर्स पर्सन ने की हैं उन्हीं पे मैंने बात करनी है। टीचर्स के बारे में कहा उन्होंने, है ना, कि टीचर्स कैसे रखे जाएंगे, और मेरी टीचर्स के बारे में शंका है। पहली तो जो डॉक्टर प्रीति किशोर ने कहा कि अंग्रेजी को कंपल्सरी नहीं रहेगी पहली 5 क्लास तक, ये देश को 2 हिस्सों में बांट देगी, समाज को, पूरे समाज को। एक वो जिनके बच्चे पहाड़ी विदेशों में रहे हैं, जिनके पास वहां की सिटीजनशिप है, एक वो होंगे, या जिनकी दादी इंग्लिश बोलती है घर में, माँ बोलेगी, बाप बोलेगा, एक वो बच्चे होंगे। और एक बाकी पूरा देश होगा, लगभग 80-85% जो उन स्कूलों पे निर्भर करेगा जिनमें 6वीं क्लास तक इंग्लिश आएगी नहीं। वो बच्चा एप्पल भी नहीं सीख पाएगा। दूसरी बात इन्होंने जो उसके जगह रखी, इंग्लिश की जगह, कि इंग्लिश की जगह संस्कृत, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, उपयोगिता ही नहीं है कहीं। संस्कृत में कभी अंगूर मांगने चले जाओगे तो रेडी वाला बेचारा पागल हो जाएगा और या बट्टा उठा के मारेगा आपके सिर में भी, आप पागल आ गए हो। जिसकी कोई जरूरत नहीं है, इंग्लिश में अभी कह दोगे ना ग्रेप्स, तो शायद रेडी वाला भी समझ जाए क्योंकि उसका बच्चा पढ़ता है। मगर संस्कृत में कहोगे तो आपके पीछे डंडा लेके भागेगा। तो ये बुद्धिजीवियों का काम नहीं है, ये शातिर लोगों का काम है। मैं बुद्धिहीन नहीं कहूंगा, शातिर, शरारती लोगों का काम है, जो जानबूझ के अंग्रेजी को हटा के, जैसे अंग्रेजी लाए थे वो इसलिए लाए थे कि उनको सस्ते क्लर्क चाहिए थे। अगर वो अंग्रेजों को वहां से लाते हैं, इंग्लैंड अमेरिका से यहाँ, तो उनको कौन सी सैलरी देनी पड़ती? जो इंग्लैंड की सैलरी है, जो अमेरिका में सैलरी मिलती है। उन्होंने यहां अंग्रेजी इसलिए सिखाई कि यहां वाले को तो 100 रुपये में काम चल जाएगा और खुश भी हो जाएगा कि मुझे अंग्रेजी आ गई है। तो ये एक बड़ा
बड़ा झोल है। तो अब ये क्या करने जा रहे हैं कि अब ये अंग्रेजी रोकने जा रहे हैं। अब ये अंग्रेजी रोकने जा रहे हैं और अंग्रेजी रोककर, मंतव्य क्या है अंग्रेजी रोकने का? अंग्रेजी रोककर और किस संस्कृत को, किस चीज को बेस बना रहे हैं? एक तो अंग्रेजी रोक के हमें पूरे वर्ल्ड से तोड़ रहे हैं, पूरे संसार से तोड़ रहे हैं। दूसरा, उसकी बुनियाद कहां से ला रहे हैं? मैं बताऊं, सारे देश से कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया से, कि रामायण में आपने देखा, ये कहते ना हमने पुराना वो लाना, वैदिक पीरियड, सनातनी। रामायण में देखा कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पढ़ने जाते हैं। महाभारत में देखा होगा कि पांचों पांडव और सारे कौरव पढ़ने जाते हैं, मगर कहीं उनमें यह देखा कि उनकी कोई बहन भी पढ़ने जाती है। यह भी होगा, ये पूरे देश की महिलाओं से, बेटियों से कह रहा हूं, और केवल दलित बेटियों से नहीं, सारी बेटियों से कह रहा हूं, अगला प्रहार आपके ऊपर आएगा। और इसकी एक और मिसाल दे दूं, इसको और पुख्ता करने के लिए, कि जब बाबा साहब अंबेडकर खड़े हुए थे बेटी के अधिकारों के लिए बिल पेश करने के लिए, जिसको हिंदू कोड बिल कहते हैं, 24 लोग बोले थे उस बिल के ऊपर और 23 उसके खिलाफ बोले थे। 24 में से 23 उसके खिलाफ जा रहे थे, और 24वां कौन था? खुद बाबा साहब अंबेडकर लड़कियों के खिलाफ बोले थे। और उस वक्त के राष्ट्रपति ने, जिसके नाम पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिसकी डिग्री नकली है पीएचडी की, कोर्ट में साबित हुआ कि उसने डिग्री चोरी की थी, अपने स्टूडेंट की डिग्री, अपने स्टूडेंट्स का थीसिस चोरी करके उसको सबमिट करके और पीएचडी डिग्री ले ली। वो राष्ट्रपति उस वक्त कह रहा था कि अगर बेटियों को अधिकार मिलेगा बाप की संपत्ति में तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अब ये देश को उस तरफ ले जा रहे हैं। तो शिक्षा पॉलिसी को बड़ी बारीकी से समझने की जरूरत है। डॉक्टर प्रीति किशोर ने एक बीच में मिसाल दी कि दो नाम लिए उन्होंने, एक झांसी की रानी, एक फूलन देवी। मैं उसमें दूसरी बात जोड़ रहा हूं, उन्होंने किसी और तरह से कहा, उन्होंने कहा भी कौन किस लिए लड़ा। झांसी की रानी एक लालच के लिए लड़ी, लालच था अपना राज, सत्ता, ये लालच है, लालच के लिए लड़ी, देश के लिए नहीं। देश की तो वो रानी नहीं थी, वो तो झांसी की रानी थी। इतना से एक शहर है, उसके आसपास ग्वालियर की रियासत, मुरैना की रियासत, बहुत सारी अलग अलग, भोपाल की रियासत, और पता नहीं कितनी हजारों रियासत थी इंडिया के अंदर, छोटी छोटी स्टेट, छोटे छोटे राजा। झांसी की रानी लालच के लिए लड़ी, फूलन देवी अपनी इज्जत के लिए लड़ी। ये बात कही अभी डॉक्टर प्रीति किशोर ने, मगर मैं इसको दूसरे रूप में बता रहा हूं। अगर इंग्लिश हटाई जाती है, नई एजुकेशन पॉलिसी, तो एक झांसी की रानी होगी और एक फूलन होगी। झांसी की रानी साधन संपन्न होगी, जिसके पास सब कुछ होगा, पैसा, हथियार, सेना, हर चीज होगी, रुतबा होगा। और एक देश की वो बेटी होगी जिसके पास कुछ नहीं होगा, जो अपनी इज्जत बचाती हुई फिरेगी। तो ये एजुकेशन पॉलिसी दिखावा कुछ और कर रहे हैं। गणेश पॉलिसी होती है ना, जैसे गणेश कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अभी तक हम इस पॉलिसी को लेके इसी शंका में हैं। तो ये एक बात थी। दूसरी बात, एडहॉक टीचरों की बात होती है। तो जब एडहॉक टीचर रखे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये तो कह रहे हम एजुकेशन बढ़ाएंगे, एजुकेशन पे जीएसटी बढ़ाएंगे, जीएसटी का हिस्सा यानी कि 6% कर देंगे, खर्च ज्यादा करेंगे, मगर करेंगे कहां? अभी अभी आज कल की न्यूज है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई 1000 से ज्यादा जो प्रधान आचार्य का पद होता है, हेड टीचर का, वो खत्म कर दिया है। तो हमारा सवाल और है
जब ये कह रहे हैं कि आप 3 लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, आप रीजनल लैंग्वेज भी एक लेंगे, अपनी भी लैंग्वेज लेंगे, एक अपनी स्टेट की, एक संस्कृत और एक और चुन सकते हैं। तो मेरा यही सवाल है कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में होंगे, प्राइवेट सेक्टर मीन्स कि यहाँ का आदमी हैदराबाद काम कर रहा है, कोई बेंगलोर काम कर रहा है, बेंगलोर जाके अगर पंजाब का आदमी कहेगा कि मेरे बच्चे ने पंजाबी पढ़नी है, तो स्कूल कहेगा कि तब टीचर रखेंगे अगर क्लास में कम से कम 50 बच्चे होंगे। तो बच्चे अगर 50 नहीं हुए, बच्चे अगर केवल 10 हुए, 5 हुए, तो स्कूल पंजाबी का टीचर नहीं रखेगा। ये पॉलिसी लागू कैसे होगी? सरकार ने तो पहले मेजरमेंट बहुत खतरनाक कर दिए हैं। और दूसरा जो करें, हम विदेशी यूनिवर्सिटीज बुलाएंगे, अपनी यूनिवर्सिटीज को खराब कर रहे हैं। अपनी यूनिवर्सिटीज को ये कह दिया 2 साल पहले, 3 साल पहले कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, आप अपना पैसा खुद जुटाएं। तो यूनिवर्सिटी कहां से जुटाएगी? यूनिवर्सिटी को केला, अमरूद, मूंगफली थोड़ी बेचेगी। कहां से लाएगी पैसा? जो बच्चों से। तो सरकारी यूनिवर्सिटी में कौन बच्चा जा रहा था? वो जा रहा था गरीब का बच्चा या जो मिडिल क्लास है उसका बच्चा। तो मिडिल क्लास वाला भी अब वो पैसा नहीं पे कर सकेगा जो यूनिवर्सिटी को सरकारों ने कह दिया अपने पास से खिलाओ। एक तरफ कह रहे हैं कि जीएसटी का हिस्सा बढ़ाएंगे, एक तरफ यूनिवर्सिटी को कह रहे हैं अपने साधन खुद जुटाओ। ये दोनों बातें मैच नहीं करती हैं, आपस में डिसमैच हैं। यही शंका जाहिर करती हैं। और एडहॉक टीचर के बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ महीने पहले हम लोग खुद इसके भुक्तभोगी हैं। हरियाणा में एडहॉक टीचर रखे गए एडेड कॉलेजेस में। एडेड कॉलेजेस जिनको सरकार पैसा दे के चलाती है, होते प्राइवेट मगर सरकार पैसा देती। तो जहां सरकार पैसा देती है वहां सरकार की पॉलिसीज लागू होती हैं। हम लोगों ने उस पर जोर लगाया, हमारे साथियों ने धरना प्रदर्शन भी किया, मेमोरेंडम भी दिया, और लास्ट में हमारे साथी हाई कोर्ट पहुंच गए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। और जहां जस्टिस थे रविशंकर झा, रविशंकर झा ने उस पिटीशन को सुनना था। अब रविशंकर झा जैसा जज, अब मैं फिर कहूं बुद्धिजीवी कहूं कि बुद्धिहीन कहूं, नहीं कह सकता ना, क्या कह के पिटीशन रद्द कर दी। पिटीशन में हमने मांग की थी कि जो एडहॉक प्रोफेसर रखे जा रहे हैं उसमें रिजर्वेशन लागू होनी चाहिए। कल को आप इनको पक्का कर देंगे तो रिजर्वेशन की सीटें कहां गई? ये हम कहने जब गए जज के पास, हमारी टीम पहुंची, हमारा वकील खड़ा हुआ, तो जज ने क्या कह के रद्द किया? देखिए जो बेसलेस बात, जज कह रहा भी जो लोग इसके जो जिनको जॉब चाहिए, जो इसके लिए एलिजिबल है, या किसी ने अप्लाई किया है, ये केस उसे करना चाहिए था, ये आपने अपने संगठन की तरफ से क्यों किया? जज ने कभी ये सोचा अपने एसी रूम से बाहर आके कि हाई कोर्ट में जाने के लिए एक वो बच्चा जो बेरोजगार है, जिसके माँ बाप ने पता नहीं उसको कैसे कैसे एमए कराया, एमफिल कराया, नेट कराया या पीएचडी भी कराया, पता नहीं कैसे कैसे कराया, वो बच्चा हाई कोर्ट के वकील का खर्चा दे सकता है इंडिविजुअली तौर पे? दलित का बच्चा, एससी बच्चा, ये हरियाणा की बात बता रहा हूं। मगर जज ने बिना किसी आर्गूमेंट के उसको रद्द कर दिया, क्योंकि जज के ऊपर स्क्रीनिंग नहीं ना है। हम सवाल नहीं उठा सकते कि नहीं एक बार इस जज की मंशा पे भी बात हो। ये होनी चाहिए। जैसी अभी एक कोई टेस्ट हो रहा है सुशांत सिंह केस को लेके, कि सुशांत सिंह के जो ऑर्गन निकाले गए हैं पोस्टमार्टम के दौरान, अब उनमें से जांच होगी कि वो लास्ट टाइम में क्या सोच रहा था। एक डेड आदमी के ऑर्गन, उनसे जांच होगी, जिंदा आदमी के ऑर्गन से भी होनी चाहिए, और खास तौर पे हमारे जजों के ब्रेन से होनी चाहिए कि हमारे देश के जज क्या सोचते हैं, उनके अंदर जातिवाद कितना है, उनके अंदर सामंतवाद कितना है, उनके अंदर कैपिटलिज्म को लेके क्या सोच है उनकी। ये भी एक जज की भर्ती के समय जो मेडिकल हो,
वो मेडिकल जज का होना चाहिए, क्योंकि जज को हम ईश्वर तुल्य मानते हैं, न्यायाधीश। उसके आगे सारा कुछ रख देते कि आप जो फैसला दे देंगे, आप चाहे फांसी लगा दो, हम मानेंगे, माननी पड़ती है। तो उस जज का भी होना चाहिए। तो ये एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुश्किल है। अंतिम बात कहूँगा, अंतिम बात जो अभी डॉक्टर सुरेखा बता रही थी, कि डॉक्टर सुरेखा ने कहा कि एजुकेशन पॉलिसी में ये भी है कि बच्चे अपना टीचर पसंद नापसंद करेंगे। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। और मेरी कौम के लिए, मेरी कौम, मैंने बहुत बार सेमिनार में कहा है कि अगर आप कॉलेज पहुंच गए हो तो थोड़े से लगो भी कॉलेज जैसे। ग्रेजुएशन कर लिया, एमए में आ गए हैं, फिर आपकी सोच में और फर्क आए, आपके शब्दों में, आपके शब्दों में आपके सब्जेक्ट और आपकी क्वालिफिकेशन झलकनी चाहिए। उसका एक इंप्रेशन आना चाहिए। और कई बार लोग जान जाते हैं जब कईयों की बात से कि आप ये हैं, वो कहते हैं आपको कैसे, क्योंकि आपकी बात से पता चला। मगर हमारे यहां ये नहीं है। तो हमारे यहां जो लोग टीचर बनने जाएंगे, मुझे डर है ये डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, ज्यादातर डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, क्योंकि इनके बोल चाल के तरीके बड़े बुरे हैं। हमारे घरों में जैसी भाषा में बात होती है, अभी मेरे पास एक केस आया और एक ऐसे आदमी के बारे में आया जो पिछले कई सालों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और अभी कुछ दिनों से उसने कई जगह धर्मज्ञा का काम भी किया, क्योंकि लॉकडाउन है तो कई दूर वाले धर्मज्ञा नहीं जा सकते। तो मुझे उसने पूछा, जी बिल्कुल मेरे करीब है और इस लॉकडाउन में मैं चला जाऊं। मैंने कहा आप चले जाओ। मगर घर से क्या आया, उसके घर से ये सवाल आया उसके बच्चों के द्वारा, उसकी मिसेज के द्वारा, कि जब ये बाहर रहता है तो बहुत खुश रहता है, और घर में घुसते ही गाली गलौज शुरू कर देता है। गाली गलौज, प्रचारक है ना, धर्मज्ञा है। अब वो मुझसे पूछ रहा कि मैं धर्मज्ञा के तौर पे जा रहा हूं। मैं कहा अच्छा चले जाओ। मगर घर में आते ही गाली गलौज, और हो सकता है जब घर लौट रहा हो तो वो नित्यनेम भी उसके हाथ में हो, योग शिष्ट भी हाथ में हो जिसका वो पाठ करके आ रहा है, आते ही गाली गलौज। तो इन्हीं की संतान जो आगे टीचर बनेगी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। ये अपने ऊपर है, ये सरकार के ऊपर नहीं, ये अपने ऊपर। और मैं कह रहा हूं अच्छा है अगर सरकार ने ये लाइन रखी है। हालांकि इसमें पार्शलिटी हो सकती जानबूझ के, क्योंकि कभी कभी बच्चे सरनेम देख के ना चूज कर लें कि सरनेम में जोशी है, गरेवाल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं है। हुआ था, मुझे टीचर मिले थे दिल्ली के, उन्होंने बताया वो मुसलमान थे, मगर उन्होंने एक दलित टीचर के बारे में भी बताया कि जब उस दलित टीचर ने ज्वाइन किया, हिस्ट्री की टीचर थी, उसने ज्वाइन किया तो कई बच्चों ने ये कहा बाद में कि जी हम इनसे नहीं पढ़ना चाहते, हमारी क्लास चेंज कर दी जाए, हम दूसरे किसी टीचर से पढ़ेंगे। बच्चों ने लिख के दिया। मगर उस टीचर ने अपने आप को साबित किया। और मुझे वो जो मुस्लिम टीचर थे वो बता रहे थे, कह रहे कि हम इकट्ठे हैं एक ही डिपार्टमेंट में, मगर कह रहे आज उस टीचर की ये वैल्यू है कि कॉलेज की लिमिट होती है 40-50 बच्चों की, कि एक टीचर इतने बच्चों को लेगा, मगर उसकी क्लास 150 बच्चों की है। बच्चे कहते हैं कि हमें उसके पास पढ़ना है। साबित किया है, अपने आप को सिद्ध किया है उसने। और आज जो आदर्श के साथ जुड़े हुए जो जिनको टीचरों को आप देखते हैं जो आपसे बात करने आते हैं,
इन्होंने भी, मैं खुशी के साथ गर्व के साथ कह सकता हूँ, इन्होंने भी अपने अपने कॉलेज में, अपने अपनी यूनिवर्सिटी में अपने आप को साबित कर रहे हैं और बच्चों के प्रिय, जिसको कहते हैं, बच्चों के प्रिय बन रहे हैं। तो ये एक घरों के माहौल को भी हमें बदलना पड़ेगा, मगर इसको दो तरह से बदलना होगा, दो तरह से। जो मेरी जो एक शंका है उसको समझ लीजिए, इसको दो तरह से बदलना पड़ेगा। दो तरह से कैसे कह रहा हूं? दो तरह से ऐसे कि एक तो पत्नी और बच्चे पिता का कसूर निकाल रहे, पत्नी का, कि वो घर आते गाली गलौज शुरू करता है, मगर एक देखना पड़ेगा घर में पत्नी को और बच्चों को कि जब उनका पिता घर आता है, पति घर आता है, तो घर का माहौल क्या होता है। मैं दोनों तरफ से सोचता हूं, मैंने दोनों तरफ से सीखा है। वो कहते कि मैंने कई बार एतराज उठाए हैं चैनलों पे, न्यूज़ चैनलों पे, कि जी वो एक तरफ से बात कर रहे हैं। तो मुझे एक्सपर्ट ने बताया कि उनको आदत एक तरफ से देखने की, जैसे ये आपको मेरा उल्टा हाथ दिखाई दे रहा मगर मुझे सीधा दिखाई दे रहा है, और मैं, आप रिपोर्टर हैं और मैं भुक्तभोगी हूं, तो मैं इधर से देख रहा हूं, आप उधर से देख रहे हैं। मगर अच्छा रिपोर्टर वो है जो दोनों तरफ से घूम के देखे पहले, फिर अपनी रिपोर्ट करे। तो मैं उसी तरह से सोच रहा हूं कि जो आदमी पाठ करके आ रहा है, कहीं ये तो नहीं कि जब वो घर आया तो घर का माहौल ही इतना बिखरा हुआ है कि उसे आते ही गुस्सा चढ़ गया। एक बात। दूसरी बात ये तो नहीं कि आते ही पत्नी कहीं बच्चों की शिकायतों का भंडार लेके बैठ गई कि दिन भर बच्चे मुझे तंग करते हैं, जो जैसा कि आम औरतें करती हैं आदमियों के साथ। दूसरी बात, कहीं बच्चे अपनी लिस्ट लेके एकदम आते ही बाप पे तो नहीं चढ़ जाते कि मुझे ये लेना, मुझे ये लेना। यानी आदमी को एक, जब आदमी कहीं से चल के आया, चाहे आदमी है चाहे औरत है, औरतें भी काम करती हैं ऑफिस में, उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन चाहिए होती है। मैं भी दिन भर जब काम करता हूं तो आधे पौने घंटे के लिए सिर अपने आप गिरना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। और अगर रेस्ट ना करूं तो फिर रेस्टलेस सा हो जाऊंगा, पढ़ूंगा मगर समझ कुछ नहीं आएगा मुझे, तो रेस्ट लेनी पड़ती है। तो हमें अपने घरों के माहौल को भी बदलना पड़ेगा। एजुकेशन पॉलिसी या और पॉलिसी ठीक आए या घातक बन के आए, हमारे लिए घातक ही आती है, हमारे लिए अजीब प्रबंध करते हैं। अगर हरियाणा सरकार ने छूट दी हरियाणा के एडेड कॉलेजेस को कि आप अपने प्रोफेसर भर्ती कर सकते हैं बिना रिजर्वेशन के, हजारों मेमोरेंडम गए थे सरकार के पास, हालांकि 4-5 विधायक भी हैं, ये मैं उनको कह रहा हूं, उनके लिए, विधायकों को नहीं कह रहा, वो तो बेशर्म भी विधायक बनता है। मैं उनके लिए कह रहा हूं, जो लोग आते ना हमारी बस्तियों में स्पीच करते कि जब तक हमारा विधायक नहीं होगा, जब तक हमारा आदमी पार्लियामेंट में नहीं होगा, कौम का भला नहीं होगा। 5 विधायक होते हुए वो मुख्यमंत्री से जाके मिलके ये बात नहीं कह सके कि जी वो प्रोफेसर भर्ती किए जा रहे हैं उसमें आरक्षण लागू करो, चाहे एडहॉक है, कल को आपने इनको भी पक्का कर देना है, फिर रिजर्वेशन बैकलॉग में चली जाएगी। नहीं कहा। ऐसे ही पंजाब के विधायकों ने भी किया था, जब 2006 में रिजर्वेशन को एक्ट में चेंज किया जा रहा था, उसको एक कानून में बदला जा रहा था, तो हमने अपने 2 विधायकों को, एक शहर से जो वाल्मीकन कहलाता है, एक गांव से, होते हुए एक ही है वाल्मीकि, वो मजवी कहलाता है, शादियों में होती है आपस में, हमारे गोत्र एक है, सारा कुछ एक है। मेरी दादी भी गांव से थी और उनका परिवार आज भी पगड़ी बांधता है। 2 विधायकों को हमने तैयार किया, एक पगड़ी वाले को और एक शहर के तिलक लगाने वाले को, और उनको कहा कि जब ये बिल पेश हो तो आपने एक शब्द पूछना है कि रिजर्वेशन का जो सेपरेट हिस्सा है, जो वाल्मीकि मजबी समाज को दी जा रही रिजर्वेशन है, क्या ये ऑन एडमिशन टाइम इफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। ऑन एडमिशन, एडमिशन स्टूडेंट्स की होती है, एडमिशन क्लर्क की
चपरासी की, टीचर की, प्रिंसिपल की नहीं होती, उनकी अपॉइंटमेंट होती है ऑन एडमिशन टाइम। हमने उनको समझाया बारीकी से कि आपने ये पूछना ऑन एडमिशन टाइम। तो हमारे दोनों विधायकों ने पता क्या पूछा खड़े होके, और ये लिख के दिया लाइन भी, ये इतना शब्द पूछना है। हमारे विधायकों ने वहां ये पूछा खड़े होके कि ये अलग रिजर्वेशन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मिलेगी, और जो मंत्री पेश कर रहा था वो दूसरी कैटेगरी का था, रिजर्वेशन की ही कैटेगरी का, जिसको ये बर्दाश्त नहीं थी कि ये रिजर्वेशन सेपरेट हो। उसने कहा हाँ जी, हम चपरासी से लेके प्रिंसिपल तक रिजर्वेशन देंगे, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक देंगे, मगर ये नहीं कहा कि स्टूडेंट्स को देंगे, ऑन एडमिशन टाइम देंगे। इसलिए 2006 से आज 2020 तक पंजाब इस संताप को भोग रहा है कि उनके बच्चों को एजुकेशन में हिस्सा नहीं मिला। और जबकि अतिकाय जी ने केवल मुख्यमंत्री से बहस करके, बिना अपनी पोजीशन का चिंता किए कि ये ना हो कि पार्टी निकाल भी सकती है, भी आप मुख्यमंत्री से, पार्टी प्रधान से ऐसे बात कर रहे हो, उनसे बहस करके PCSJ में रिजर्वेशन ले ली थी, जो कभी 1932 से नहीं थी, PCSJ में, और सेपरेट रिजर्वेशन भी ले ली थी, कह के कि जब PCS को पैसा आप देते हो, तनख्वाह आप देते हो, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जजों में रिजर्वेशन नहीं होती, वो कह रहे जज, जो जज अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसमें नहीं होती, मगर जो जज आपके पैसे से जाते हैं, जब आप सैलरी देते हैं, तो आप उनके ऊपर अपना नियम लागू कीजिए। और करवाया था, और शायद मुझे अगर फिगर याद नहीं, एक ही दिन में 45 वाल्मीकि मजहबी जज बन गए थे एक ही दिन में। तो ये काम ध्यान रखने पड़ते हैं बारीकी है, और उसके ऊपर लड़ना पड़ता है, बिना अपने स्वार्थ को एक तरफ रख के, अपने अहंकार को एक तरफ रख के। जो मैंने पिछली बार भी कहा था कि उन माँओं को याद रखना पड़ता है जिन माँओं ने हमें जन्म दिया, जिन्होंने सिर पे गंदगी उठाई, उनको याद रख के लड़ना पड़ता है। जब भी उस माँ का चेहरा याद रख के लड़ने जाओगे, कभी हारोगे नहीं, बिकोगे भी नहीं, उस माँ का चेहरा याद रख के जाओ। तो आज बहुत सारी बातें हुई, फिर अपनी बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ, जो डॉक्टर सुरेखा ने बताई हमें एजुकेशन पॉलिसी में, कि टीचर का पढ़ाने का स्टाइल, उसका बिहेव बच्चे तय करेंगे कि हमने इसके पास पढ़ना कि नहीं पढ़ना। ये बिहेव चेंज करने पड़ेंगे। ये बिहेव हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हमारे योगामृत में पूरा तरीका सिखाया जाता है बैठने का, है ना, बात करने का तरीका हम अपने सेमिनार में सिखा रहे हैं, मंच पे आने का, मंच से उतरने का, है ना, और बातें भी सिखाते हैं हम, बहुत सारी बातें। हम तो लोगों को बैठने, खाने का तरीका भी बताते हैं। खाने में अगर कोई चीज़ परोसनी है तो पहले क्या रखना है। लोग चावल ले आते हैं और बाद में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती रहती हैं, और खाने वाला बाद में लास्ट में स्पून मांग रहा है, तब तक चावल ठंडा हो जाता है। तो खाने के परोसने में पहले सलाद आता है, पानी आता है, वो चीज़ें जिन पे आप पंखे या AC का असर ना पड़े, सब चीज़ें सिखा रहे हैं हम। और ये चीज़ सीखनी है बिहेव की। और मैंने बहुत बड़ा सवाल उठाया है जो मेरे पास आया, कि हमारा प्रचारक घर में आते ही गाली गलोच अगर शुरू कर दे, गाली गलोच ना भी करे, अगर लड़ने वाला तरीका शुरू कर दे, बच्चों से लड़ रहा, पत्नी से लड़ रहा, तो वो प्रचारक नहीं हो सकता। क्योंकि योग शिष्ट में लिखा है सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने, कि तुम देवी देवताओं को खुश करने की जगह अपने चित्त को ही शुद्ध क्यों नहीं कर लेते? अपने चित्त पे, अपने मन पे कंट्रोल क्यों नहीं है? माइंड पे वो कंट्रोल होना चाहिए। और वो कंट्रोल आता है ज्ञान से, अध्ययन से, और कुछ नहीं, ज्ञान से। फिर उसके आगे आगे चीज़ें चलती। ज्ञान से ही सब्र आता है, ज्ञान से ही संतोष आता है, ज्ञान से ही शांति आती है। ये योग शिष्ट के ही पार्ट है।
तो ये योग शिष्ट के पाठ करने वाले आदमी को तो ये बातें बेहतर पता होनी चाहिए। तो मैं दोनों तरफ से काम करता हूँ। मैं यही नहीं कहता हूँ कि समाज बुरा है, सरकार बुरी है। मैं अपने आप के ऊपर भी हमेशा एनालिसिस करता हूँ कि हम कितने बेहतर हैं। अब बहुत समय आज लिया, वेबिनार आज लंबा चला है। 2 शिफ्ट में डॉक्टर सुरेखा सुजाता ने बात रखी और डॉक्टर प्रिथी किशोर ने बहुत बेबाकी के साथ और बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ, और एक बड़ी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन थी उसमें कि साउथ के ब्राह्मण का सारे न्यूज़पेपरों के एडिटर, चीफ एडिटर, न्यूज़ एडिटर के ऊपर कब्जा है। मगर एक फ्रूटफुल बात दूसरी भी आई कि जो साउथ की दलित बच्चियों ने अच्छी पढ़ाई की है वो वहाँ आज इंग्लिश की टीचर्स भी हैं। यानी एजुकेशन अगर है, जो बात सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि कोई भी ऐसा पुरुषार्थ नहीं है जिसका फल ना मिले। फल जरूर मिलता है। फल हमें मिला कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 27 तारीख को, उसमें क्लियर हो गया, अभी जो मैं शंका कह रहा था उसमें क्लियर हो गया कि रिजर्वेशन आपको एजुकेशन में भी मिलेगी और सर्विसेज में भी, जॉब के समय में भी मिलेगी। अब तीसरी लड़ाई हमने लड़नी है कि अगर ज़्यादा कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये तीसरी बात हमने करनी है कि प्राइवेट सेक्टर जो भारत की धरती पे भारत के संसाधनों के साथ चलेगा, भारत की जमीन इस्तेमाल करेगा, भारत के खनिज इस्तेमाल करेगा, भारत का जो मैन पावर उसका इस्तेमाल करेगा, तो फिर उसको भारत के कानून को भी मानना चाहिए। वहाँ भी रिजर्वेशन लागू होनी चाहिए। ये आवाज़ नीचे से उठनी है। उनसे उम्मीद मत करना जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो भी तभी चलते हैं जब आपकी आवाज़ उठती है। आपकी आवाज़ उठती, आवाम की आवाज़ में ताकत होती है। और इसकी एक मिसाल और बता दूं कि जब सिख लहर चली संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के समय, तो नीचे से ऐसी आवाज़ उठी कि कई सिख लीडर ऐसे थे, पंथ के लीडर, जो दाढ़ी बांध के रखते थे और अमृत नहीं लिया था, मगर नीचे से इतना प्रेशर हुआ कि हर सिख लीडर को दाढ़ी खोलनी पड़ी और अमृत चखना पड़ा। ये आपकी आवाज़ में भी उतनी ही ताकत है। आपको भी इसलिए कह रहा हूं कि आप आवाज़ उठाओ नीचे से, अपने आप को कमज़ोर कभी मत मानो। जय वाल्मीकि।